हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज हम मैट्रिमोनियल केसेज में एक ऐसे पॉइंट की बात करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी सारे लोगों के जहन में भी रहता है। वो पॉइंट ये होता है कि हमारी पत्नी की तरफ से हमें थ्रेट आ रहा है या हमारी पत्नी के द्वारा पुलिस में कंप्लेंट कर दी गई है, हमने उस कंप्लेंट को पढ़ा है, वो कंप्लेंट पूर्ण रूप से झूठी है और हमारे पास उसके बहुत सारे साक्ष्य हैं। ठीक। या फिर हमारी पत्नी के द्वारा कोर्ट में डीवी का केस फाइल कर दिया गया, उसकी पिटीशन हमने पढ़ी है, उसमें सारे तथ्य झूठे हैं और उसके अगेंस्ट सारे एविडेंस हमारे पास हैं। अब ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए और करना चाहिए तो कब करना चाहिए और हमारे क्या लीगल राइट्स होते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं इन परिस्थितियों में, जबकि हमने कुछ किया नहीं है। केवल उन मामलों की बात की जा रही है जहां पे हस्बैंड और उसकी फैमिली ने एक्चुअल में कुछ नहीं किया है और झूठे आरोप लगाते हुए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ऐसे मामलों में हस्बैंड और उसकी फैमिली के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि अब हम क्या करें, अब हम अपने बचाव के लिए क्या करें, अब हम इनके ऊपर क्या करें। देखो, दो चीजें हैं। अभी रिसेंटली मैं किससे बात कर रहा था तो कह रहे थे कि इससे लड़की ने कंप्लेंट दी है, मतलब मेरी वाइफ ने कंप्लेंट दी है तो मुकदमा तो दर्ज होगा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं होगा? बोला क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। तो ये सीधापन होता है लोगों का जिनको कुछ पता ही नहीं है। अब अगर कोई मुकदमा दर्ज कराने जा रहा है, आपने कुछ किया है या नहीं किया है, मुकदमा तो एटलीस्ट दर्ज हो ही जाता है स्टार्टिंग में। और मुकदमा दर्ज हो गया अपने इंडिया में तो केस चलाते रहो, साबित करते रहो, है ना। तो अगर आप ये कहें कि ऐसा कोई टैक्टिक बता दो जिससे मुकदमा ही दर्ज ना हो, तो ऐसी कोई टैक्टिक नहीं होती। यदि आपकी पत्नी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने जाती है और विद इन द टाइम जाती है तो जनरली मुकदमा दर्ज हो ही जाता है। हम बात कर रहे हैं पुलिस एफआईआर की। और बाकी जो डीवी एक्ट का केस है, जो आपका मेंटेनेंस का केस है, ये सारे तो वो कभी भी डाल ही सकती है ना। विद इन 3 ईयर कभी भी फाइल कर सकती है और मेंटेनेंस का केस तो ताउम्र कभी भी डाल सकती है। तो कहने का मतलब मुकदमे तो फाइल हो जाएंगे। तो गलत इंप्रेशन में नहीं रहना कि कोई ऐसा उपाय बता दो कि मुकदमा कायम ना हो, ऐसा नहीं होगा। अब बात आती है कि मुकदमा कायम हो गया तो सर हमको क्या करना चाहिए ताकि उन लोग को रियलाइज हो कि वो लोग गलत कर रहे हैं। अब वो लोग गलत तथ्यों के आधार पर झूठ खसोट लिख करके मुकदमा करा दिया और उसने जो एक एक लाइन लिखी उसके अगेंस्ट आपके पास एविडेंस है। अब ऐसे में दोस्तों, शुरुआती दौर में ही जैसे ही आपके ऊपर एफआईआर होती है या जैसे ही आपके ऊपर डीवी एक्ट का केस आता है या 125 सीआरपीसी का केस आता है या आपको पता चलता है कि आपके ऊपर मल्टीपल लिटिगेशन आने वाली है, तो आपको अपनी तरफ से स्टेप लेने हैं। अब क्या क्या स्टेप आप ले सकते हैं? देखो, स्टेप लेने में सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान में रखनी है कि स्टेप ऐसे लें जो आप अपने प्लेस पे ले सकते हो, अदरवाइज वो आपका स्टेप आप ही के लिए हैरेसमेंट बन जाएगा। ठीक। कई लोग कहते हैं कि साहब एफआईआर में से नाम निकल जाएगा किसी का तो हम उसकी तरफ से केस करेंगे, तो उसकी तरफ से केस उसी जुडिक्शन में बनेगा जहां पर एफआईआर हुई है। अब एफआईआर अगर 500 किलोमीटर दूर हुई है तो अपने ही केस के लिए आपको 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना अपने को। हमें ऐसा करना है कि हम अपने प्लेस से जो मैक्सिमम कर सकते हैं। अब आप क्या क्या अपने प्लेस से कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहली चीज जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, अपने परिवार की सभी फीमेल मेंबर की तरफ से उनके प्लेसेस पर डीवी एक्ट का केस कर सकते हैं। अब इसमें आप लोग अगर थोड़ी सी लापरवाही करेंगे या ढिलाई करेंगे तो बाद में काफी महंगी पड़ती है। अब सबसे पहले जब आपको मुकदमों का पता चल गया, मल्टीपल लिटिगेशन का पता चल गया, आपकी मदर जहां कहीं भी रहती हैं पूरे भारत में, वहां पे उनकी तरफ से एक डीवी एक्ट का केस दर्ज कराओ। आपकी बहन, आपकी सिस्टर इन लॉ या जो कोई भी महिला है आपके घर में जिसका नाम अननेसेसरी उसने इन्वॉल्व किया है, उसकी तरफ से एक डीवी एक्ट का केस उसके ऊपर करवा दो। अब 2 या 3 या 4 जितने भी केस बन सकते हैं करवा दो, बिना सोचे करवा दो। क्योंकि अगर आप अपने लीगल राइट्स का उपयोग नहीं करोगे तो दुरुपयोग करने वाले आगे आगे बढ़ते रहेंगे और अगर आप कहीं ना कहीं अपने राइट्स का उपयोग करोगे तो उनके कदम अपने आप ही थम जाएंगे। तो पहले तो ये करो। अब अगर आपके घर पे मैं कह रहा हूं कम से कम 3 फीमेल मेंबर भी हैं तो 3 केस तो आपके यही हो गए। अब बात आती है कि अगर लड़की वालों ने कुछ ऐसा किया है, आपको पब्लिकली डिफेम किया है और उसके एविडेंस आपके पास है, तो एक एक डिफेमेशन का केस भी आप हर एक पर्सन की तरफ से डाल सकते हैं जिसका डिफेमेशन किया गया है। इसके लिए भी आपको कतई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपके पास उस डिफेमेशन का कुछ प्रूफ होना चाहिए सॉलिड। खाली कह दिया आपने ऐसे केस दर्ज नहीं होगा। पब्लिकली आपको डिफेम किया है उसका कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए तो आप करा सकते हैं। और इसी तरह से इसे डिफेमेशन के अगेंस्ट आप एक सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं, सूट फॉर डैमेजेस का, कि उस डिफेमेशन की वजह से आपको क्या नुकसान हुआ उसके लिए आप उनसे क्षतिपूर्ति क्लेम कर सकते हैं। तो ये 3 केसेस मैंने आपको बताया, डीवी एक्ट का केस, डिफेमेशन का केस और सिविल सूट फॉर डैमेजेस। ये 3 केस ऐसे हैं जो आप इनिशियल स्टेज पे ही बिना किसी चीज की प्रतीक्षा किए बहुत इजीली दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसी हुई है जो पैसा उन्होंने लिया आपसे या अपने परिवार वालों के लिए लिया और वापसी नहीं किया और उसके रिकॉर्ड है, तो आप मनी रिकवरी का भी एक सूट फाइल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपने गुड फेथ में ऐसा किया है कि कोई प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम करवा दी है लेकिन उसका सारा का सारा पेमेंट आपने किया है,
तो कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड भी आप एक डाल सकते हैं, टाइटल सूट भी आप एक फाइल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब काफी सारी आपके पास रेमेडीज होती हैं। अब इनमें से डीवी एक्ट का केस तो देखो ऐसा है जो हर कोई कर सकता है, किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है। अगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, गलत हो रहा है, तो डीवी एक्ट का केस किया जा सकता है, तो वो तो सब कोई कर सकते हैं। डिफेमेशन का केस के लिए कंडीशन है कि डिफेमेशन हुआ हो और ऐसा हुआ हो जिसे कोर्ट डिफेमेशन मानती है, वो डिफेमेशन में बताई गई किसी भी एक्सेप्शन के अंतर्गत ना आ रहा हो और वो पब्लिकली डिफेम हो और उसका कोई सॉलिड प्रूफ आपके पास हो, केवल तब डिफेमेशन और सिविल सूट फॉर डैमेजेस के केस में आपको जाना है। बाकी जहां पे प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है जो कि गुड फेथ में वाइफ के नाम कर दी गई है बट पेमेंट आपने किया है, ऐसे सभी मामलों में आपको कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड टाइटल सूट डालना चाहिए। उसका रीजन क्या है? देखिए, आप कहेंगे सर सिविल केस तो बहुत लंबे चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, लेकिन कम से कम दूसरी पार्टी पर एक दबाव तो होता है। मीनवाइल अगर उस प्रॉपर्टी पे स्टे भी मिल जाता है तो कम से कम उस प्रॉपर्टी को यूज तो नहीं कर पाएगी, बेच तो नहीं पाएगी। अदरवाइज आपके पैसे से खरीदी गई प्रॉपर्टी को ही बेचकर वो करोड़पति बन जाते हैं, क्योंकि सेल डीड तो उनके नाम पे होती है। तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों जो भी काउंटर केस होते हैं वो तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। कई बार होता है आपको कोई थ्रेट आ जाती है, थ्रेट देते हैं मोबाइल पे, मैसेज पे, कॉल रिकॉर्डिंग पे, तो उसके अगेंस्ट आप एक जो है कंप्लेंट पहले फाइल करिए पुलिस में, रिसीविंग लीजिए उसकी, और उसके बाद कोर्ट में एक कंप्लेंट केस उन्हीं आधारों पर आप दर्ज कर सकते हैं। केस छोटा है बड़ा है मत सोचो, आप दर्ज कराओ। अब जब आप अपने लीगल राइट एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उपयोग करने लगोगे तो सामने वाले को पता चलेगा कि भाई हमने फॉल्स केसेस 2 या 3 किए थे, उसके अगेंस्ट हमारे पे इतना सब कुछ आ गया। और डेफिनेटली अब देखो कोर्ट में प्रक्रियाओं को चलाना आपके लिए मुश्किल होता है तो उनके लिए भी मुश्किल होगा, और दूसरे प्लेस पे चलाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। अब ऐसे में वो पार्टी भी सोचने को मजबूर होती है कि इसको अमेकेबली सॉल्व कर दें, और वही हमारा मकसद भी होता है कि भाई हम झूठे मुकदमे ना झेलें सालों साल और चीजें अमेकेबली सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए आपको दूसरी पार्टी को रियलाइज करवाना पड़ता है थोड़ा सा कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अब वो रियलाइज करवाना आपका काम है। अगर आप अपने लीगल राइट उपयोग करोगे उनको रियलाइज होगा, अगर आप अपने लीगल राइट उपयोग नहीं करते और डिफेंस से खेलते रहते हैं तो उनको कभी भी रियलाइज नहीं होगा। बाकी इसमें भी दोस्तों कुछ कंडीशन, कुछ एक्सेप्शन होती हैं जहां पर आपको जो है अपनी तरफ से केसेस ना करना ज्यादा अच्छा होता है। अब वो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर ही डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।